हेलो। 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 अब आगे ना। अब आ जाएगी भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया। पढ़ के आए हो? हाँ। एक भाई वो इंग्लिश वाले नोट्स तो डाल दिए उन्होंने, ऑनलाइन में डाल दिए ना, इंग्लिश वाले नोट्स। हाँ, इंग्लिश वाले तो डाल देंगे अब, है ना। हिंदी के लिए एक बार उनको कॉल मत करो बार बार। हिंदी वाले उनमें मैं लिख के दूंगा तब देंगे वो आपको। ठीक है। क्या हो गया? वैसे आप नोट्स बना रहे हो, वही नोट्स है, आप लिख तो रहे हो। अब मैं इसीलिए वो नोट्स देना चाह रहा था इंग्लिश वाले, कि मेरे को लिखना ना पड़े, आप उसमें से लिख लो, मैं समझा समझा दूं, है ना। तो बार बार कॉल मत किया करो भाई उनको, हिंदी वाले कब डालोगे सर। हिंदी प्योर नहीं होगी, उसी में मैं कोई मतलब जो है हिंदी वाली लाइन वो उसमें ही लिख दूंगा, उन्हीं नोट्स में अटैच कर दूंगा। ठीक है। हाँ। आवाज नहीं आ रही? आवाज तो यार मेरी तरफ से तो फुल है। अभी देखो। हाँ, पीछे नहीं आ रही आवाज? सेल चेंज करो। अब सेल भी कहाँ है तो यहाँ, और चेंज करो कहाँ से? चार्ज हो रहे हो? अब देखो भाई, अब ठीक है? आ रही है? नहीं आ रही? अब और कितना कोर्स बच गया, अब आ जाएगी भाई। मॉर्निंग 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 है क्या भाई? चलो भाई, क्या पढ़ा था लास्ट? इथोस पढ़ा था ना। इथोस क्या होता है भाई? इथोस समझा दो वापिस। है? इथोस क्या होता है? इथोस को क्या बोलते हैं? कोर ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। उसको क्या बोलेंगे? इथोस बोलेंगे, कि कोर है, कोर याद रखनी है। इसको और क्या बोलते हैं? सब कल्चर बोलते हैं। और ये क्या प्रोवाइड करवाता है? टोन और आवाज नहीं आ रही? उनको बाहर बुला लो, बाहर वाले वो खड़े हो गए हैं। अरे ये ना बात पकड़ो थे, वो इधर खड़े होंगे, उनको बाहर से बुला लो यार। कोई नहीं है। गुड आफ्टरनून। गया क्या? चलो ठीक है। इतने अपन इथोस अपन ने देखा था, इथोस में तीन चीजें याद रखनी है। इथोस को क्या बोलते हैं? कोड ऑफ वैल्यूज एंड नॉर्म्स। और क्या बोलते हैं? सब कल्चर। और टोन और फीलिंग प्रोवाइड करता है कल्चर को कौन? इथोस। ठीक है, याद रख लोगे। कल्चर क्या होता है भाई? कल्चर क्या है, किसका कॉम्प्लेक्स है? इसमें देख के बोल दो, लिखा हुआ है तुम्हारे पास। तो उसमें ध्यान ये रखना है, कॉम्प्लेक्स तो कौन है? कल्चर।
और इथोस क्या है, उसकी टोन और फीलिंग्स। ठीक है, उसके आगे अपन देखते हैं। एक होती है वैल्यू, आवाज चेक करना, आवाज देखना, आवाज। हाँ हाँ, तेज तेज। आ नहीं रही पीछे, अब ठीक है। हाँ, क्या नहीं चल रहा? अरे सारे इलाज नहीं होंगे। नहीं टूटा, नहीं चल रही। आवाज सब सही है, आ रही है आवाज, ठीक है चलो। हाँ, क्लियर नहीं आ रही? सही है ना? तो ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? चलो ठीक है, आ जाएगी अब, सही है। 30 में पढ़ लो, ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा? कल्चर पढ़ा, इथोस पढ़ा। अभी अपन पढ़ते हैं वैल्यू क्या चीज होती है ना। पहले लिख लो और फिर इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे क्या होता है, ठीक है। Aggregate of fully established and accepted rules, procedures, norms, etc. किसका समूह है? ये समूह है किसका? फुल्ली एस्टेब्लिश्ड, पूर्णतः जो एस्टेब्लिश हो चुके हैं और एक्सेप्ट हो चुके हैं। कौन से? नियम, प्रोसीजर्स और नॉर्म्स। ये देखेंगे रूल्स और नॉर्म्स में क्या अंतर है। एक चीज इसमें अपने को ध्यान में रखनी है, वैल्यू जो होती है वो ज्यादा किसके इंक्लाइंड होती है? सोशल कंट्रोल की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होती है, ठीक है। सोशल कंट्रोल वाली जो चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा झुकाव किसका होता है? वैल्यू का, ठीक है। तो वैल्यू सिस्टम क्या बनाता है? वहां के सोशल कंट्रोल बनाता है। सोशल कंट्रोल अभी अपन देखेंगे क्या होता है, सोशल कंट्रोल में क्या क्या चीजें आती है, वो अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट अपन डेफिनेशन देख के ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू होता है ये किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है इसका? कि रूल्स की तरफ, प्रोसीजर की तरफ और नॉर्म्स की तरफ। तो अपन को स्टेटमेंट देख के ये समझ जाना है कि कल्चर में सारे चीजों का मिक्सचर था, बट वैल्यू किसकी तरफ ज्यादा झुकाव रखती है? सोशल कंट्रोल वाली चीजों पे ज्यादा झुकाव रखती है। सोशल कंट्रोल अपन देखेंगे तो एक चीज अगर दिमाग में रहेगी तो वैल्यू की जब स्टेटमेंट आएगा तो अपने को समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू का है, ये कल्चर का है कि इथोस का है, ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है इसमें चीजें कौन कौन सी आएंगी, जो सोशल कंट्रोल वाली चीजें हैं। सोशल कंट्रोल क्या होता है भाई?
हाँ, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण किसके लिए करते हैं? हाँ, बनी रहे, डिसिप्लिन बना रहे, जो रूल है, जो जैसे जिस रास्ते पे समाज चल रहा है उस पे चलता रहे, उसके लिए नियंत्रण स्थापित किया जाता है। और नियंत्रण के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, वो अपन तरीके पढ़ेंगे। तो इनकी तरफ ज्यादा झुकाव किसका होता है? वैल्यू का। ठीक है, चलो ये अपन ने देख लिए कौन कौन से, एक कल्चर देख लिया, इथोस देख लिया, वैल्यू क्या होती है। अब इसका साथ में पूछेगा, ऐसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया वैल्यू का, और फिर पूछ लेगा कि ये इथोस है, कल्चर है, कि वैल्यू है, कि बिलीफ है। ठीक है, तो ऐसे अपने को दे देगा। अपने को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि कल्चर तो क्या है, कॉम्प्लेक्स है सभी चीजों का, कल्चर तो बड़ी चीज होगी। उसके बाद में अपन ने इथोस देख लिया कि इथोस क्या है, कोर है, नॉर्म्स और वैल्यूज की। ठीक है, तो वो कोर से अपने को याद रख लेंगे। और वैल्यू खुद क्या है, ये इंक्लाइन टुवर्ड्स किसके है? सोशल कंट्रोल। इसमें सारी सोशल कंट्रोल वाली चीजें आएंगी। तो अपने हेडिंग डाल लो अभी, सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण, ठीक है। सामाजिक नियंत्रण किसके लिए करते हैं भाई? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। ठीक है, गुड टू मेंटेन डिसिप्लिन इन सोसाइटी। इसके लिए क्या होता है अभी? सोशल कंट्रोल होता है। अब इस सोशल कंट्रोल में अलग अलग चीजें ध्यान से देखना, क्योंकि ये बार बार पूछेगा, ये इनमें से ही पूछता है। ठीक है, तो अलग अलग सोशल कंट्रोल के तरीके हो सकते हैं। जैसे पहला जो सबसे बेसिक तरीका वो क्या है? फोकवेज। ठीक है, उसके बाद में एक होता है मोर्स। ठीक है, उसके बाद में नॉर्म्स, और एक होता है रूल्स, जिनको अपन नियम बोलते हैं। ठीक है, और इसको अपन क्या कह सकते हैं? लो। ठीक है, तो ये चार चीजें अपने को ध्यान रखनी है। इस मोर्स के साथ में एक और चीज याद रख लेंगे अपन, टैबू। एक बार समझ लेना है ना भी, फिर याद रहेगा हमेशा। तो एक चीज देखो, इसके अंदर मैंने ये चार लिखी, किसके लिए है? सोशल कंट्रोल करने के लिए है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लेगा, निम्न में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का तरीका नहीं है? ठीक है, तो अपने को पता है क्या क्या है? फोकवेज है, मोर्स है, नॉर्म्स है, और रूल्स है। अब इसमें ऐसे कह दिया अपने को कि डाल दिया एक वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन में एक को हटा के वैल्यू डाल दिया कि सामाजिक तरीका कौन सा नहीं है इसको सोशल कंट्रोल करने का। तो अपन कहेंगे वैल्यू सामाजिक तरीका नहीं हो सकती, वैल्यू खुद में ही क्या है? ये सब एग्रीगेटर रूल्स और नॉर्म्स का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। सोशल तरीका क्या क्या है? फोकवेज है, मोर्स है, नॉर्म्स है, रूल्स है। ये मिलके किसको बनाते हैं? वैल्यू को बनाते हैं। तो वैल्यू अपने आप में एक कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, इनकी वजह से वैल्यू क्रिएट होती है। समझ आ गई बात? तो ऑप्शन में अगर ऐसा दिया हो, ये चार हो, और उसके अलावा वैल्यू दे दे, कल्चर दे दे, इथोस दे दे, तो अपने को उसको क्या करना है? ऑप्शन में उसको टिक करना है। तो ये चार अपन मेजर देखेंगे, चार तरीके हैं क्या करने के? सामाजिक नियंत्रण करने के। सबसे पहले होता है फोकवेज। ठीक है, एक बार समझना, इसका नाम से पता चल रहा है फोक वेज। ठीक है, जो फोक वेज पीछे से ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं, वो उनको फॉलो करते हैं। और उसमें क्या होता है? इनको फॉलो अगर नहीं भी करें तो समाज में इसका कोई इतना बड़ा दंड मिलेगा नहीं आपको।
ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोकवेज। जैसे खाना खाने का तरीका है कि भाई टेबल पे बैठ के खाना खाना है या बैठ के ही खाना खाना है, तो अगर आप लेट के खा रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा डांट ही पड़ सकती है, और आपको कोई समाज आके ऐसे नहीं कहेगा कि वो फलाना तो काम का नहीं है, वो लेट के खाना खाता है। ठीक है, तो ऐसे अपन ये ऐसे तरीके जो बेसिक ट्रेडिशन से चले आ रहे हैं, पीछे से चले आ रहे हैं, और उनको अपन फॉलो करते आ रहे हैं, और वो अपने क्या है, फोकवेज है। जैसे पहनावा है, कोई साड़ी पहन रहे हैं तो पीछे से चले आ रहे हैं, तो उनको अगर नहीं पहने तो इतना बड़ा समाज में कोई दंड नहीं है। तो ट्रेडिशन पे जो बेस्ड होते हैं, जो कुछ पुराने तरीकों पे बेस्ड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फोकवेज। तो फोकवेज के नाम से अपने को याद रखना है ट्रेडिशन। फोक का मतलब ट्रेडिशन, ठीक है। जैसे फोक सॉन्ग है, फोक डांस है, तो ये फोक सॉन्ग फोक डांस कैसे है, पीछे से चले आ रहे तरीके हैं। तो वैसे ही फोक वेज, तो फोक वेज मतलब पीछे से जो तरीके चले आ रहे हैं, पीछे के जो तरीके हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, फोकवेज। तो अब एक स्टेटमेंट अपन लिखेंगे इसमें, एक बार तो इसको समझ लो ऐसे। तो फोकवेज में नाम क्या आएगा, ट्रेडिशनल आएगा, और ऐसा कहेगा कि इसको तोड़ने पे कोई ज्यादा दंड नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एक होता है मोर्स, एक होता है टैबू, उल्टे ये दोनों विलोम शब्द है एक दूसरे के। ठीक है, तो मोर्स का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मोरल वैल्यू होती है। तो जहां मोरल वैल्यू नाम आ जाएगा वो कौन हो जाएगा, मोर्स। और क्या समाज में करना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, क्या करना उचित है उसको अपन क्या बोलते हैं, और क्या नहीं करना चाहिए उसको क्या बोलते हैं, टैबू। ठीक है, तो एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए उसको, तो क्या करना चाहिए वो तो क्या है, मोर्स है, क्या नहीं करना चाहिए वो क्या है, टैबू। तो इसमें क्या आ जाती है, मोरल वैल्यू आ जाती है, ये याद रखना है बस। अब ऐसे पूछेगा निम्न में से किस में इंक्लूड होती है मोरल वैल्यू, तो अपन क्या कर देंगे, मोर्स में। ठीक है, क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन एक तो वो पहला हो गया, इसमें ट्रेडिशनल याद रखना है, इसमें मोरल वैल्यू याद रखना है। नॉर्म्स क्या होता है भाई, नॉर्म्स में क्या होता है, नॉर्म्स में अगर तोड़ोगे तो नॉर्म्स ज्यादा एक्सेप्टेड होते हैं, और मोर्स को अगर अपन नॉर्म्स को अगर तोड़ेंगे तो समाज में उसका बहुत बड़ा हर्जाना अपने को देना पड़ेगा, उसका अपने को दंड मिलेगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्म्स। तो ये ज्यादा एस्टेब्लिश्ड है और इनको समाज कड़ाई से पालन करवाता है। जैसे भाई जो खाप वाला एरिया है उसके अंदर इंटरकास्ट मैरिज आप नहीं कर सकते। अगर इंटरकास्ट मैरिज किया तो वो क्या कर देगा, समाज से बाहर कर देंगे। तो वो एक बड़ा डिसिप्लिनरी एक्शन है कि समाज से, परिवार से बाहर हो गए। तो वो कैसा है, वो क्या है, नॉर्म्स है। उसके अंदर जो सोसाइटी है वो क्या कर रही है, आपको दंड दे रही है। ठीक है, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है, तो उसको अपन बोलते हैं नॉर्म्स। ठीक है, और एक होता है कोडिफाइड, जो मोर्स होते हैं, कोड कर दिया और उसका स्पेसिफिक ये लिख दिया कि अगर इसको नहीं किया तो ये धारा लग जाएगी। कोड कर दिया, कोडिफाई कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, रूल्स या लॉ। जैसे आईपीसी की धारा लगेगी, अगर आपने चोरी की तो आपके ऊपर ये धारा लगेगी, आपने मार पिटाई की तो ये लगेगी। ये सारे क्या हो जाते हैं, रूल्स और लॉ। इनको अपने को याद रखना है। अगर कोडिफाइड है, कोडिफाई कर दिया, उसको कोड दे दिया, तो उसको अपन क्या कर देंगे, रूल और लॉ। चारों चीज ध्यान में रहेगी। इसमें याद रखना है फोक का मीन्स ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल तरीके। ठीक है, वेज यानी रास्ते। तो जो ट्रेडिशनल रास्ते, नाम से ही पता चल जाएगा, पूरा पढ़ेंगे स्टेटमेंट तो और पता चल जाएगा। जो ट्रेडिशनल रास्ते उनको अपन क्या बोलते हैं, फोकवेज। उसके बाद आता है मोर्स। मोर्स में क्या होता है, क्या करना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, और इसके अंदर शामिल क्या होगी, मोरल वैल्यू। तो सीधा ही पूछेगा निम्न में से किस में मोरल वैल्यू शामिल होती है, तो अपन क्या कर देंगे, मोर्स में। नॉर्म्स क्या होते हैं, ज्यादा कड़ाई से पालन किया जाता है, और अगर इनका पालन नहीं किया तो समाज क्या करेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्म्स। और रूल्स और लॉ में याद रखना है, कोडिफाइड जो मोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोडिफाइड मोर्स, उनको क्या बोलते हैं, रूल्स। तो याद रखना है, कोडिफाइड नॉर्म्स नहीं है, कोडिफाई मोर्स है। क्या करना चाहिए, क्या चोरी नहीं करनी चाहिए, तो नहीं करनी चाहिए, ये तो ये मोर्स कह रहा है।
पर अगर करोगे तो ये रूल में आ जाओगे आप। वो कोड कर दिया कि चोरी करी तो इसमें रूल में आ जाओगे, ये आपके ऊपर धारा लग जाएगी। ठीक है, मोर्स ये कहता है ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए ऐसा आभास कौन करवाता है? मोर्स और टैबू। और इसी मोर्स को जब कोडिफाई कर दिया कि अगर ऐसा करोगे तब आपके ऊपर ये सेक्शन लगेगा, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया कि ये लॉ है और ये रूल। समझ आ गई बात? चारों चीजें क्लियर है? तो बस ये लिखो सबसे पहले फोकवेज में। एक एक तो बात जो मैंने लिखा ये लिख लो बस। इसमें फोकवेज में फिर पूरा लिख लेंगे, बट जो याद रखना है क्रक्स वो लिख ही लो अभी इसी में। इसके सामने फिर अलग से लिख लेना फिर स्टेटमेंट। लिखे? सबसे पहले लिखो फोकवेज। informal rules of behavior based on habit and tradition। बस ये याद रखना है, हैबिट और ट्रेडिशन पे जो बेस होते हैं उनको क्या बोलते हैं? फोकवेज। नाम से ही पता लग रहा है, फोक मीन्स ट्रेडिशनल। ठीक है, लिख लिया? ये याद रख लेना भाई, हैबिट और ट्रेडिशन। ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल लिख लो, जैसे क्या करना है? हाउ टू ईट, खाना कैसे खाना है। ठीक है, और लिख सकते हो व्हाट टू वियर, क्या पहनना है। तो ये अपने अपने हो सकते हैं, फोकवेज हर किसी के अलग हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बेस्ड किस पे होते हैं? ये ट्रेडिशन पे और हैबिट पे बेस्ड है, इसलिए आपका ट्रेडिशन कैसा ही हो सकता है और कहीं जाओगे तो वहां कैसा ही हो सकता है। आदिवासियों में चले गए तो वहां पत्ते भी मिल जाएंगे पहने हुए। ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकवेज है, उनका तरीका है, उनका ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से वो क्या पहने, कपड़े पहने, वैसे वो खाना खा रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? फोकवेज। चले आगे, लिख लिया? अब लिख लो मोड्स। मोरल वैल्यूज भी लिखा सकता है, मोरल्स भी लिखा सकता है सीधा ही, तो अपने को ऐसा याद रखना है।
इंग्लिश में तो लिखा ही रहा हूं। सबको नोट्स नोट्स चाहिए हैं? और वो नोट्स मिले हुए कितने नोट्स मिल गए आपने, कितने पढ़ लिए उनमें से? सारे पढ़ लिए? हाँ, जो फोटोकॉपी कराते हो कितने पढ़ते हो? कल लिखे हुए ज्यादा पढ़ते हो, फोटोकॉपी वाले पढ़ते हो? लिखे हुए फोटोकॉपी? जैसे तिरंगा है तो उसको करना चाहिए, सलूट करना चाहिए, ठीक है? तो सल्यूटिंग फ्लैग। बड़े हैं तो उसके उनका आदर करना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। तो जहां चाहिए लग रहा है वहां क्या हो जाएगा? मोर्स है, ठीक है? नहीं करना चाहिए, इसमें से लिख लेना। इसमें किसका भाव होता है? वोट, ऐसे नोट करके लिखना, व्हाट शुड बी डन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। व्हाट शुड बी डन इतना याद रख लोगे तो भी बहुत है। What should be done as a member of society? What should be done as a member of society? बस इतना याद रखना, क्या करना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है? कि सोसाइटी में जहां तुम रह रहे हो तुमको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है? कि पब्लिक प्लेस पे कोई नशा पता नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वो क्या है? मोर्स है। और कर लिया तो क्या है? टैबू है, ठीक है? तो वो टैबू है, तो वो सब फैल जाएगी बात कही है तो समाज में बहिष्कृत हो जाओगे, ठीक है? तो वो टैबू हो जाता है। टैबू का मतलब होता है वोट ओट नोट टू बी डन, ये लिख लिया ना? इसका उल्टा होता है जस्ट टैबू, ठीक है? वोट शुड या ओट दोनों लिखे आ सकते हैं। शुड और ओट होते हैं ना, तो ओट और शुड का एक ही मतलब सेम ही चीज में काम आता है। वोट ओट नोट टू बी डन एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। समाज का मेंबर होते हुए आपको क्या नहीं करना चाहिए, वो क्या होते हैं? टैबू। क्या करना चाहिए वो तो होता है मोर्स, क्या नहीं करना चाहिए वो कौन होता है? टैबू, ठीक है? तो ये अपन ने जो देखा था कि क्या नहीं करना चाहिए पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, नो स्मोकिंग ऑन पब्लिक प्लेस। तो ये क्या है? टैबू है। लिख लिया? चले आगे। मोर और टैबू समझ में आया, फोकस समझ में आया। अब अपन चलते हैं किस पे? नॉर्म्स पे।
नॉर्म्स क्या होंगे भाई? कड़ाई से पालन होंगे, इसलिए क्या बोलते हैं इनको कि ये एस्टेब्लिश्ड होते हैं। ठीक है, वो तो अपन ने क्या कहा था, उसमें पहले मोर पढ़ा था, मोर में क्या लिखा है? सोशली एक्सेप्टेड। ठीक है, एक तो हो गया एक्सेप्टेड और एक होगा एस्टेब्लिश्ड, कि वो पूर्णतः एकदम एस्टेब्लिश हो चुके हैं, अब वो हट नहीं सकते वहां से। ठीक है, और अगर उनको हटाने की कोशिश की तो उसको उसका हर्जाना आपको भरना पड़ सकता है एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो इसमें ध्यान रखना है, ये सारे वर्ड का ही खेल है ये पूरा। एस्टेब्लिश्ड बिहेवियर पैटर्न, एस्टेब्लिश्ड बिहेवियर पैटर्न, एक तो इतना याद ये रख लो। ठीक है, और इसके अंदर ऐसे लिखा आएगा कि एक्सेप्टेड और नॉन एक्सेप्टेड, ये नॉर्म्स के केस में ही हो सकता है भाई, कि या तो है मानेंगे या नहीं होगा, मतलब एक्सेप्ट होगा या तो, या एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज किस में होगी? सिर्फ नॉर्म्स में ही चलेगी ये चीज। ये क्यों? कि ये कैसा है? एस्टेब्लिश्ड बिहेवियर पैटर्न है, और अगर इसको तोड़ा, ठीक है, किसको? नॉर्म्स को तोड़ा, हिंदी में से लिख लो, नॉर्म्स को तोड़ने पर, नॉर्म्स को तोड़ने पर, नॉर्म्स को तोड़ने पर समाज द्वारा नॉर्म्स को तोड़ने पर समाज द्वारा दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। ठीक है, जैसे इंटरकास्ट मैरिज, ये क्या है? नॉर्म है कि अगर उसी कास्ट में शादी करनी है जिस तुम कास्ट में हो, अगर उस नॉर्म बना हुआ है वो एस्टेब्लिश है, एस्टेब्लिश बिहेवियर पैटर्न है, नहीं करोगे तो समाज उसका रेप्लिकेशंस देगा, और कैसे देगा? वो कैसे भी दे सकता है। ठीक है, तो उसको अपन नॉर्म्स बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल लिख लेना भाई। हाँ, क्या हुआ? चलो ठीक है, नॉर्म्स लिख लिया, आगे लिखो भाई। इतना याद रख लेना इसमें, कोडिफाइड मोर्स, बात मत करो भाई। चले आगे, हो गया, ये कंप्लीट कर लिया भाई अपन ने। सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल में चार चीजें याद रखनी है, फोकवेज, मोर्स, ठीक है, मोर्स का उल्टा टैबू, उसके बाद में नॉर्म्स, और उसके बाद में रूल या लो। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। लो या रूल आए तो उसके अंदर लिखा होगा कोडिफाइड नॉर्म्स भी लिखा आएगा, आ सकता है, कोडिफाइड फोकवेज भी आ सकता है, पर ये क्या है? कोडिफाइड मोर्स है। तो ध्यान से इसको याद रख लेना कि कोडिफाइड मोर्स को क्या बोलते हैं? रूल्स या लो बोलते हैं। ठीक है, नॉर्म्स वहां मन करेगा कि कोडिफाइड नॉर्म्स कर दूं, क्योंकि नॉर्म्स एस्टेब्लिश्ड हैं, बट एस्टेब्लिश्ड तो हैं, बट उनमें कोई कोड की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे ही समाज बनवा रहा है। ठीक है, तो उसमें लो की जरूरत नहीं है, तो उसको अपन नॉर्म्स को अलग रखेंगे, और मोर्स जो नहीं करना चाहिए एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो मोर्स अपन ने पढ़े थे उनको कोडिफाइड कर दिया कि ऐसा करना चाहिए, नहीं करोगे तो ये कोडिफाइड है, ये लो बनाया हुआ है, इस लो के अंदर आप आ जाओगे।
ठीक है, तो ये चार चीजें याद रखना ढंग से। अब बार बार इसका सीधा एक स्टेटमेंट देगा, जचे जचाए चार ऑप्शन है और इनमें से किसी का एक स्टेटमेंट देकर आपको पूछ लेगा कि ये कौन सा है। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान दोगे इतने में हो जाएगा। चलो इसके बाद आता है लीडरशिप। लीडरशिप, लीडरशिप क्या होती है भाई? हाँ, लीडर नेता होता है। लीडरशिप क्या है? उसकी एबिलिटी है, लीडर की एबिलिटी है। क्या? लीडरशिप। और कैसे करता है लीडर? क्या लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडरशिप का मतलब यह है कि एक लीडर की एबिलिटी जिसकी वजह से उसको एक मास ऑफ पॉपुलेशन फॉलो कर रही है, उसके पीछे जैसा वो कर रहा है वो उसके पीछे करने को तैयार है, तो उसको एबिलिटी को तो क्या बोलेंगे? लीडरशिप। और करने वाले को क्या बोलेंगे? लीडर। ठीक है, तो लीडरशिप क्या है? किसी एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है कि उसको कोई फॉलो करे। ठीक है, तो फॉलो करवाने की एबिलिटी लीडरशिप होती है भाई। अपन ने एक पढ़ी थी, प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप पढ़ा था ना? पढ़ा था। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में क्या था? नोट्स ही चाहिए तुमको तो बस, लिखे हुए नोट्स ये 15-20 पेज है, ये तो पूरे पढ़े ही नहीं जा रहे। हाँ, लिखवाया नहीं? कैसे नहीं लिखवाया? बोला था मैं तो बोल दिया, वो लिखा नहीं जाता। मैं कोई हाथ में पेंसिल लेके लिखवाऊं तुमसे? बच्चे थोड़ी हो तुम, डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो। तो अब जो लिखने वाली है सारी चीज लिख के याद रखोगे, वो क्लास में हुई उसका कोई मतलब नहीं। सारी चीज लिखोगे तब भी याद होगी। लीडरशिप, अपन ने प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में ये देखा था कि लीडरशिप के प्रिंसिपल में दूसरों से जो काम, मतलब अपन जो काम, लीडर का क्या काम होता है कि अपन दूसरों से जो काम करवा सकते हैं वो खुद नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये अपन ने देखा था कि एज एक्सटेंशन आप एजेंट हो, आप गांव में गए तो अपन गांव में अगर अपने लिए कोई ले लीडर, वहां का लोकल लीडर काम करने के लिए तैयार है तो अपन उसको, अपन क्यों दुख पाए, उससे ही काम करवा लेंगे, तो उससे लोकल लीडर से ज्यादा इफेक्ट होगा। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप। ये बात अपन ने प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप में पढ़ी थी। ठीक है, नहीं पढ़ी तो और ही अच्छी बात थी। सर आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हो गया? अरे एक्सटेंशन हिंदी में है नहीं, अब मैं इसको गूगल ट्रांसलेट करके ला सकता हूँ। जितनी आप हिंदी उसमें मीनिंग लिख सकते हो इतने मैं लिखूंगा, उसमें मैं अलग से हिंदी नहीं कर सकता। इसकी क्या हिंदी पढ़ाऊं इसमें आपको? अब लीडरशिप हिंदी समझ में नहीं आ रही तो फिर यहाँ लीडरशिप की जगह में हिंदी लिख दूंगा तब सही हो जाएगा, सब याद हो जाएगा अपने आप है। तो घर पे जाके इतना काम कर लिया करो कि इसको लीडरशिप को हिंदी में लिख लिया करो। फोन है इसमें इंस्टा के अलावा और कुछ भी चलता है और चला लिया करो। चलो लीडरशिप में लिखो, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। लीडरशिप अलग अलग टाइप की होती है, अपन देख सकते हैं। एक तो होती है जैसे ऑटोक्रेटिक लीडरशिप हो सकती है, डेमोक्रेटिक हो सकती है, और एक होता है लेसेज फेरी। लेसेज फेरी ये लीडरशिप है। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेसेज फेरी, एक बार समझना इसको। ऑटो नाम से पता चल रहा है, ऑटो, ऑटो मीन्स एक अकेला जो आदमी है वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, ऑटो उसके हिसाब से काम चल रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं कि ऑटोक्रेटिक है। जैसे अपन ने देखा था डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोस प्लस क्रेटस। डेमोस मीन्स लोग और क्रेटस मीन्स अथॉरिटी। ठीक है, तो जहां लोगों की अथॉरिटी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। के लोगों द्वारा ही चुनी गई, लोगों के लिए चुनी गई और लोगों की ही सरकार थी, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया कि एक ऐसी गवर्नमेंट है
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। तो डेमोस प्लस क्रेटोस इसका मतलब होता है लोगों का अथॉरिटी, लोगों का शासन। तो यहां क्या है, ओटो। ओटो मीन्स यहां डेमो नहीं है, ओटो मीन्स एक इंडिविजुअल का शासन। एक इंडिविजुअल को शासन को अपन क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। अब इसमें अलग अलग हो सकती है, इसमें राजशाही भी हो सकती है, राजशाही में राजा का शासन होगा, और इसमें क्या हो सकती है, तानाशाही भी हो सकती है, तानाशाही में तानाशाह होगा। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि तानाशाही और राजशाही किसके एग्जाम्पल है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो तानाशाही राजशाही किसके है, ऑटोक्रेटिक के। डेमोक्रेटिक क्या होती है भाई, डेमोस अभी देखा अपन ने, डेमोस मीन्स लोग, और क्रेसी मीन्स अथॉरिटी। तो लोगों द्वारा चुनी गई जो है लीडरशिप, उसको अपन क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जहां प्राइम रोल किसका होता है, लोगों का होता है, ना कि लीडर का होता है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप, जैसे अपन इसमें तो डेमोक्रेटिक का तो बताइए, प्रजातांत्रिक, प्रजातांत्रिक, ठीक है। एक होती है लेसेज फेरी। लेसेज फेरी के अंदर क्या होता है, नाम से ही चल रहा है, इसको फ्री लीडरशिप भी बोलते हैं। फ्री लीडरशिप का मतलब लीडर क्या करता है, लीडर ये सोचता है कि जो मेरे फॉलोअर हैं, मैं अपने आप मेरा काम करता रहूं, जो फॉलोअर है वो अपने आप ही मेरे को फॉलो करते रहेंगे। मतलब फ्रीडम होती है इसके अंदर, ये खुद कुछ नहीं कहता कि आपको क्या करना है नहीं कहना, मतलब ये अपने आप इसके फॉलोअर इसके पीछे, जैसे गांधी जी थे तो वो क्या किया, तो अपनी लाठी उठाई, दांडी मार्च पे निकल गए, अब वो फॉलोअर अपने आप उसके पीछे जुड़ते गए। तो उसको क्या बोलते हैं, लेसेज फेरी लीडरशिप। इसके अंदर लीडरशिप, लीडर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देता, वो ये मानता है कि जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा लोग मेरे को फॉलो अपने आप ही कर लेंगे। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेसेज फेरी लीडरशिप, ठीक है। जो गांधी जी की लीडरशिप थी वो कैसी, किस प्रकार की थी, लेसेज फेरी। नाम से पता चल रहा है कि ये फ्री टाइप की लीडरशिप होती है। इसके अंदर लीडर ये मानता है कि मेरे फॉलोअर जैसा मैं करूंगा वैसा वैसा अपने आप कर लेंगे, और वो इंस्ट्रक्शन नहीं देता, कमांड नहीं करता लीडर, ठीक है। तो वो कैसी लीडरशिप है, लेसेज फेरी। तो ये तीनों याद रखने हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेसेज फेरी, ठीक है। तो ये एक एक दो दो बात इसमें लिख लो। इसमें तो ऑटोक्रेटिक में तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, राजशाही तानाशाही लिख लेना। ठीक है, इसमें लेसेस फेरी में एक चीज लाइन लिख लेना बस, लेसेस फेरी में एक अलग से लाइन लिख लो। इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की लीडरशिप में, इस प्रकार की लीडरशिप में लीडर द्वारा, नेता द्वारा, इस प्रकार की लीडरशिप में नेता द्वारा यह मान लिया जाता है, यह मान लिया जाता है कि उसके, उसके आदेश के बिना भी, आदेश के बिना भी, उसके आदेश के बिना भी उसके समर्थक, उसके समर्थक, उसके समर्थक उसे फॉलो करेंगे, उसे फॉलो करेंगे। एक नोट ऐसे इसमें ही कर लेना, यह मुक्त प्रकार की, यह मुक्त प्रकार की लीडरशिप है, मुक्त प्रकार की लीडरशिप है। एग्जाम्पल लिख लेना, महात्मा गांधी, ठीक है।
डेमोक्रेटिक में जो तुमको लगता है वो लिख लो। कौन डेमोक्रेटिक लगता है उसका नाम लिख लो, जिस जिसको जो जो लगता है वो लिख लेना, ठीक है। हाँ क्या, जोर से बोलो तो ढंग से। भजनलाल लगता है, हाँ तो लिख लो भजनलाल जी का लिखो भाई, ठीक है। चलो, और ऑटोक्रेटिक में आपको पता ही है हिटलर किस टाइप का था, ऑटोक्रेटिक लीडर था, और उसमें ऑटोक्रेसी में भी कैसी थी, तानाशाही, ठीक है। राजशाही में कौन है भाई, जैसे ब्रिटेन में राजशाही, अभी तक राजशाही तंत्र है ना, तो वहां राजा ही बनता है, तो वो राजशाही तंत्र, वहां डेमोक्रेसी भी है, राजशाही भी अभी तक खत्म नहीं हुई है, पहले वहां एकदम ही राजशाही थी, ठीक है, जिसको इंग्लिश में मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। चले, नया टॉपिक पढ़ेंगे भाई, खत्म हो गया अपना सोशियोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे, 3rd नंबर वाला बताना सर एक बार। अब और क्या पूरा तो बताया, नाम लिख लिख के 3 बार बोल दिया। लेसेस फेरी अपन ने देखी कि किस टाइप की है, फ्री टाइप की लीडरशिप है, और इसके अंदर लीडर ये मानता है कि मेरे फॉलोअर मैं करूंगा वैसा अपने आप कर लेंगे, वो उनको कमांड नहीं करता, निर्देश नहीं देता, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लेसेस फेरी या फ्री टाइप की लीडरशिप, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, हेडिंग डालो, नया टॉपिक है भाई, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, ठीक है। चले आगे, लिख लो, ये हेडिंग डाल लो, नया टॉपिक है एक्सटेंशन। अपने को पता है एक्सटेंशन क्या होता है भाई, एक्स प्लस एनसीओ मतलब स्ट्रेचिंग आउट, ठीक है, तो ये अपने पढ़ लिया था एक्सटेंशन क्या होता है। अब क्या आया है, प्रोग्राम, और एक नाम है प्लानिंग, तो प्रोग्राम प्लानिंग अपन देखेंगे, और एक्सटेंशन में स्पेसिफिक कैसे प्रोग्राम प्लानिंग होती है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि प्रोग्राम आखिर क्या होता है, ठीक है। तो प्रोग्राम क्या होता है, एक होता है प्रोग्राम और एक होता है प्रोजेक्ट। कौन बड़ा है भाई, प्रोग्राम बड़ा है ना। प्रोजेक्ट, प्रोग्राम में और प्रोजेक्ट में ये डिफरेंस है कि प्रोग्राम क्या करता है, इसमें अपने को सूचना मिलेगी SOPS की, सोप्स याद रखना है, सोप्स की सूचना किसमें मिलेगी, प्रोग्राम की। सोप्स क्या है भाई, सिचुएशन, ठीक है, ये ध्यान रखना, सिचुएशन के बाद में प्रॉब्लम होगी, और फिर ऑब्जेक्टिव होगा, और फिर क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अब इसका जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। तो प्रोग्राम अगर अपने को पूछ ले कि प्रोग्राम क्या होता है, तो अपन कहेंगे ये स्टेटमेंट है किसका, सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का, और उसके सॉल्यूशन का। तो अगर इसका स्टेटमेंट मिल रहा है अपने को, तो उसको अपन बोल देंगे प्रोग्राम। मतलब एक जगह अपन ने क्या किया, वहां की सिचुएशन लिख दी, वहां के अपन ने प्रॉब्लम्स देख ली, वहां के ऑब्जेक्टिव बना लिए, और फिर उसका सॉल्यूशन भी अपन ने एक जगह कर दिया, तो उसको अपन ने बोल दिया कि हमने क्या बना दिया, प्रोग्राम बना दिया। अब बन तो गया प्रोग्राम, अब प्रोग्राम का क्या करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऐसे थोड़ी होगा कि प्रोग्राम पूरा बना एक साथ ही पूरा प्रोग्राम लागू हो गया, ऐसा नहीं होता। अब प्रोग्राम चरणों में लगता है, तो उसके लिए कौन चाहिएगा, प्रोजेक्ट चाहिएगा। जैसे एक प्रोग्राम बनाया कि सड़क बनानी है, ठीक है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो अब अपने उसमें क्या किया, ऐसे थोड़ी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का ये उद्देश्य था कि गांवों को सड़कों से जोड़ देना है, तो ऐसा नहीं है कि उस प्रोग्राम में एक रात में सारे गांव सड़कों से जुड़ गए,
ठीक है। तो उसके लिए अपन उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए अपन ने क्या बनाए, अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए कि भाई इस गांव से लेके इस गांव तक ये सड़क बनेगी। और उसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है, प्रोजेक्ट के अंदर सभी चीजों का अलोकेशन हो जाता है कि भाई कितने रिसोर्स लगेंगे, कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा। यहां सिर्फ स्टेटमेंट किसका है, सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम का और सॉल्यूशन का। बट यहां अपने पास सारी चीजों का अपने पास आ जाएगा, हर छोटी से छोटी बारीक चीजों का अध्ययन हो जाएगा। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रोजेक्ट। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। प्रोग्राम में सिर्फ स्टेटमेंट किसका है, सिचुएशन का, ऑब्जेक्टिव का, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का। बट यहां उससे आगे बढ़ के अपन क्या कर देंगे, सभी चीजों का अलोकेशन कर देंगे। और प्रोग्राम का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, जबकि पीरियड इसका जो प्रोजेक्ट है इसका क्या होगा, एक टाइम पीरियड फिक्स होगा कि इतने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। रिसोर्सेज भी फिक्स होंगे, टाइम भी फिक्स होगा, पैसा भी फिक्स होगा। तो उसको अपन क्या बोल देंगे, प्रोजेक्ट। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो सबसे पहले ये लिख लो, प्रोग्राम। Are those things which person ought or ought not to do in society? दोनों एक साथ चीजें नहीं आएंगी। ought आएगा, ought to done in society, तब तो मोर्स आ जाएगा। ought not to done in society आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, टैबू आ जाएगा। ठीक है, तो ought और ought not to एक साथ नहीं आएगा। ये लिख लीजिए, ए स्टेटमेंट ऑफ, ऐसे लिख लो, ए स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऐसे लिखना है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, 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 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, सॉल्यूशन। हाँ, सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन। ठीक है, सोप्स शॉर्ट में याद रखना है, सोप्स। ठीक है, प्रोग्राम किसका स्टेटमेंट है, सोप्स का। ठीक है, एक सोप्स नाम याद रह तो याद रह जाएगा प्रोग्राम की डेफिनेशन। ठीक है, तो अब अपन ने प्रोग्राम देख लिया, प्रोजेक्ट अपन आगे डेफिनेशन लिख लेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टेजेस देखेंगे तब वहां लिख लेंगे। यहां समझ में आ गया। इसके बाद अपन देखते हैं, एक होता है प्लानिंग। क्या चीज, अभी अपन ने देखा, एक्सटेंशन देख लिया, प्रोग्राम देख लिया। अब तीसरी चीज क्या लिखी हुई है, प्लानिंग। ठीक है, जिसको अपन क्या कह सकते हैं, प्लान। तो प्लान क्या होगा, क्या होता है प्लान में, है? इसमें एक ही नाम याद रखना प्लान में, ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन, कि कार्य कैसे करना है उसका पूरा जो लेखा जोखा है, ब्लूप्रिंट है, वो क्या कहलाएगा, प्लान कहलाएगा। ठीक है, प्लान है या प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम थोड़ी दिख रहा है, आंखों में प्रॉब्लम है। और उसके अंदर जो मैंने बताया था, वो पहले अपन प्रोग्राम देख रहे थे, सोप्स के अंदर क्या थी, प्लान नहीं था, वहां प्रॉब्लम थी। मैंने क्या बताया, मैं ऐसे लिखा था स्टार्टिंग में, एक्सटेंशन, प्रोग्राम, प्लानिंग, ये लिखा था मैंने, है ना। इसीलिए मैंने कहा कि एक्सटेंशन अपन ने पहले पढ़ लिया, प्रोग्राम अपन ने देख लिया, और प्रोग्राम ये अपन प्लानिंग के बारे में देख रहे हैं कि प्लान का मतलब क्या है। जब अपने को इसका समझ आ जाएगा कि आखिर है क्या, तभी तो अंदर जाएंगे, बताए, वरना पता ही नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में अपन ने देखा, एक्सटेंशन पता चल गया, प्रोग्राम का अपने को पता चल गया कि क्या है, क्या सिचुएशन है, ऑब्जेक्टिव है,
प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब उसका स्टेटमेंट यहां पता चल गया। अब स्टेटमेंट जब पता चल गया तो उसको अपन क्या करेंगे, प्लान करेंगे कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे उसको, ब्लूप्रिंट को अपन क्या कर देंगे कि ये क्या है, प्लान है। तो एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग ऐसे करनी है। ठीक है, चलो ये लिख लिया ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन। ठीक है, एक दो चीज इसके अंदर देखना, एक होता है प्लान ऑफ वर्क और एक होता है कैलेंडर ऑफ वर्क। प्लान अपने को पता है क्या है, ब्लूप्रिंट ऑफ एक्शन। ठीक है, तो प्लान ऑफ वर्क करेंगे और एक क्या करेंगे, कैलेंडर ऑफ वर्क करेंगे। तो जहां एक्शन का ब्लूप्रिंट होगा कि कैसे काम करना है, वो तो गया प्लान ऑफ वर्क। और कैलेंडर के अंदर क्या आ जाएगा भाई, कैलेंडर क्या काम आता है, डेट देखने के लिए, टाइम देखने के लिए। तो अपन कैलेंडर का यूज कहां करेंगे, टाइम देखने के लिए। कि वहां तो क्या आ गया, किसका स्टेटमेंट है कि ब्लूप्रिंट किसका है, जो अपन काम करेंगे उस वर्क का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, वो तो किसमें देगा, प्लान ऑफ वर्क में। और यहां क्या देगा, ब्लूप्रिंट के साथ साथ में समय भी देगा। तो समय देगा तो उसको अपन क्या कह देंगे कि एक काम का कैलेंडर बना लिया। ठीक है, जैसे आपने शुरू शुरू में जब जोश में आए होंगे तब कैलेंडर बनाया होगा, क्या सुबह सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठ के ये पढ़ूंगा, फिर सभी एक बार लच तो करते ही हैं, है ना, किए होंगे तुमने, 2-4 दिन कोशिश भी की होगी। ठीक है, नहीं की तो गलती बात है भाई। ठीक है, तो एक प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ वर्क लिख लो। अब इसमें सीधा स्टेटमेंट देगा और इस स्टेटमेंट में अपने को ये ध्यान रखना है कि जहां सीधा ऐसे बोले कि ये ब्लूप्रिंट ऑफ वर्क है, उसको तो अपन क्या बोल देंगे, प्लान ऑफ वर्क। और जहां ये कह दे ब्लूप्रिंट ऑफ वर्क के साथ में क्या है, टाइम भी दिया हुआ है, तो उसको क्या कह देंगे, कैलेंडर। तो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना कि प्लान ऑफ वर्क का स्टेटमेंट है या कैलेंडर ऑफ वर्क का स्टेटमेंट है। ठीक है, सिचुएशन के बाद प्रॉब्लम आएगी या ऑब्जेक्टिव। अरे ऐसा कोई वो, मैंने तो डेफिनेशन याद करवाई है, मैंने उसके कोई ऐसे नहीं बताया कि ये एक लाइन में चलते हैं। ठीक है, प्लान ऑफ वर्क में लिखो एन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज, एन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज, सीधा स्टेटमेंट ही आएगा भाई इसका, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज an outline of activities so arranged, so arranged, so arranged as to enable, as to enable efficient execution of, execution of program, an outline of activities so arranged as to enable efficient execution of a program। तो ये अपने को ये ध्यान रखना है, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज। ठीक है, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज नाम आ गया तो वो किसका है, प्लान ऑफ वर्क। ठीक है, और इन आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज के साथ में टाइम पीरियड जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे, तो प्लान ऑफ वर्क प्लस टाइम पीरियड को अपन क्या कर सकते हैं, कैलेंडर ऑफ वर्क। ठीक है, तो अब इसके अंदर प्लान ऑफ वर्क के अंदर ध्यान रखना है अपने को, ऐसे पूछेगा, नोट करके लिखना कि इसके अंदर शामिल क्या होता है, 5W और 1H शामिल होता है। इतने 5W हैं, उनका जवाब ये देगा और 1H का जवाब देगा। ठीक है, कैसे, 5W क्या हुए, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई और होम।
इनका जवाब और एक किसका साथ में, हाउ। ठीक है। अब ऐसे अपने को पूछ ले कि इनका जवाब कौन देता है, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, होम और हाउ, तो कौन देता है, प्लान ऑफ वर्क। अपने को ऐसा पूछ ले कि इनका जवाब 5W और 1H का जवाब किसमें मिलेगा, तो अपन कहेंगे कि अपना प्लान ऑफ वर्क बनाया उसके अंदर इनका जवाब मिल जाएगा। तो प्लान ऑफ वर्क ऐसे याद रखना है भाई। ठीक है। अब कैलेंडर ऑफ वर्क में ऐसे लिख लेना, प्लान ऑफ वर्क प्लस टाइम पीरियड। ठीक है, इतना याद रखना। और टाइम पीरियड को क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना, कि इस स्टेटमेंट में आउटलाइन के साथ में ये भी दिखे कि टाइम पीरियड कितना लग रहा है उसको। ठीक है, कौन सा 5W1H, सारा दोबारा बताता हूं। ठीक है, दो चीज देखी अपन ने, एक तो प्लान ऑफ वर्क देखा और एक अपन ने कैलेंडर ऑफ वर्क देखा। ठीक है, प्लान के अंदर अपन ने क्या देखा कि इसके अंदर क्या थी, आउटलाइन ऑफ एक्टिविटीज जो अपन ने अरेंज करी है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूर्ण करने के लिए जो जो अपन ने कार्य अपन ने अरेंज किए उसको आउटलाइन जो बनाई है उसको अपन ने क्या बोल दिया, प्लान ऑफ वर्क बोल दिया। और उसके अंदर आपने बनाया क्या क्या, अपन ने बनाया कि कौन करेगा, क्या करेगा, कब करेगा, कहां करेगा और कैसे करेगा। अब इनका जवाब अपन ने किस में लिखा है, प्लान ऑफ वर्क में लिखा है। तो अपने को ऐसे पूछेगा कि आपको अगर इन बातों का जवाब चाहिए, 5W और 1H का जवाब चाहिए, तो आप क्या देखोगे, तो अपन कहेंगे हम तो प्लान ऑफ वर्क देखेंगे और उसके अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई है। अब अपने को कहेगा 5W 1H के साथ में अगर अपने को समय भी देखना हो कि इन एक्टिविटीज को कितने समय में पूरी कर लेंगे, तो अपन क्या देखेंगे, क्या कैलेंडर ऑफ वर्क देख लो। ठीक है, तो प्लान ऑफ वर्क किसके लिए बनाया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी कब करनी है, कैसे करनी है, कौन उसको करेगा, कहां करेगा। ठीक है, अब उसके साथ में और एक चीज और जुड़ गई कि कौन से समय में करेगा। ठीक है, का समय और जुड़ गया, टाइम पीरियड जुड़ गया, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, कैलेंडर ऑफ वर्क। समझ आ गई बात। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसमें कैलेंडर ऑफ वर्क में ऐसे लिख लो कि प्लान ऑफ वर्क के साथ में क्या जुड़ गया, समय जुड़ गया। ठीक है, तो समय जुड़ गया तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, कैलेंडर बोल दिया। तो ये स्टेटमेंट सीधा आएगा, स्टेटमेंट में अपन जल्दी कर जाएंगे तो अपन गलत कर देंगे। समय देख लेना, समय अगर दिया है तब तो अपन क्या कर देंगे, कैलेंडर कर देंगे, और समय नहीं दिया तो क्या कर देंगे, प्लान ऑफ वर्क कर देंगे। ठीक है, हिंदी में नहीं पढ़ाओगे क्या, है पढ़ाएंगे, अब थोड़े दिन और बच्चे, 2-4 दिन और है, फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब एक चीज देखना है, एक चीज समझना, यहां मैंने लिखा है एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट एक तो वर्ड होता है एफिशिएंट और एक होता है अफेक्टिव। एक तो होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी, और एक होता है अफेक्टिवनेस। ये दो वर्ड है, ये दो वर्ड काफी यूज होते हैं ना। तो एक चीज समझना इसमें, अगर किसी काम को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, अगर अपना जैसे गोल था कि रोज कोचिंग आके बैठना है, सिर्फ बैठ के और चले गए, ठीक है, तो वो अपन ने क्या कर रहे हैं, वो अफेक्टिवनेस है। ठीक है, अफेक्टिवनेस मतलब एक गोल पे पहुंचना, जो अपन ने टारगेट बना रखा है वहां पहुंचना है। ठीक है, तो वो पहुंचना है, वो तो पहुंच गए, कैसे ही मरते पड़ते पहुंच गए, तो उसको तो अपन ने क्या बोल दिया, अफेक्टिवनेस। और अगर वहां पहुंचे और मिनिमम रिसोर्सेस के साथ में, कम रिसोर्सेस के साथ में पहुंचे, तो उसको अपन ने क्या बोल दिया, एफिशिएंसी के साथ में चले गए। तो दोनों में ध्यान रखना है, अफेक्टिवनेस का तो मतलब होता है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, ठीक है, और एफिशिएंसी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव तक पहुंचना, वो भी किसके साथ में, मिनिमम रिसोर्सेस के साथ में, कम से कम संसाधनों का उपयोग करते हुए अगर पहुंचेंगे तो उसको अपन क्या बोल देंगे, एफिशिएंसी। इसलिए मैंने वहां क्या यूज किया है, एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम।
प्लान ऑफ वर्क क्यों बनाएंगे कि वहां अपन कम से कम रिसोर्सेज में पहुंच जाएं। ऐसे नहीं होगा प्लान है ही नहीं और अपन ऐसे ही लगे हुए हैं पूरा कर रहे हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ वर्क किस में हेल्प करता है कि उसका एफिशिएंट एग्जीक्यूशन, ठीक है, कि कम से कम रिसोर्सेज में उसका अपन इंप्लीमेंटेशन या एग्जीक्यूशन कर सके प्रोग्राम का। उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ वर्क बनाते हैं। ठीक है, अब लिख लो भाई, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप है वो लिख लो, ये याद रखना भाई। वन एच की फुल फॉर्म क्या है, हाउ। ठीक है, हाउ नहीं है, हाउ। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग देखना भाई, इसमें स्टेप याद रखना है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, 8 स्टेप होता है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एक्सटेंशन प्रोग्राम में प्लानिंग में कितनी स्टेजेस होंगी और कितने स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है स्टेजेस कितनी होती हैं, 2, और स्टेप कितने होते हैं, एक। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, सीधा ही पूछेगा एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की कितनी स्टेज होंगी, अपन कहेंगे 2, और स्टेप्स कितने होंगे तो कितने कहेंगे, 8। ठीक है, अभी अपन बनाएंगे तब और समझ में आ जाएगा। प्रोग्राम डिटर्मिनेशन। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन, और आगे वाला है प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब ऐसे भी पूछ सकता है निम्न में से कौन सी स्टेप्स, ये अपन ने 2 चीज देखी है, एक तो स्टेज देखी है और एक स्टेप देखी है। स्टेज अपन ने कितनी देखी थी, 2। स्टेज कौन कौन सी है, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। 2 क्या हो गई, स्टेज हो गई। कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोग्राम को डिटरमाइन करेंगे और डिटरमाइन के बाद में प्रोग्राम को क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बना लो ऐसे। वही टॉपिक चल रहा है ना वही टॉपिक चल रहा है। क्या करो, नीचे करो, उसमें ऊपर लिखा हुआ है स्टेजेस और स्टेप्स। अब वो स्टेजेस नहीं लिखना था तो नीचे कर दो चाहे ऊपर कर दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। टॉपिक का नाम सेम ही तो है, क्या करें फिर बताओ ना। टॉपिक का नाम सेम है तो सेम ही तो लिख रहे हैं टॉपिक है। उसी में आगे लिख लो, जैसा चल रहा है वैसे आगे लिख लो उसमें। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की ये स्टेजेस लिख रहे हैं अपन। पहले अपन ने ये डिस्कस किया था कि उसके अंदर एक्सटेंशन का मतलब क्या है, प्रोग्राम का मतलब क्या है, प्लानिंग का मतलब क्या है, उसका प्लान ऑफ वर्क का मतलब क्या है, कैलेंडर ऑफ वर्क का मतलब क्या है, वो मतलब समझ के आ गए। और इसके बाद में जो मेन टॉपिक था एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, उसी टॉपिक में अपन आगे चल रहे हैं। ठीक है,
चलो ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखो, पहला इसमें स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब ये क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सा फर्स्ट स्टेप है किसका, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का। तो अपने को ध्यान रखना है क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट अपन ने कर लिया, उसके बाद में अपन ने क्या पता चल जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन का पता चल जाएगा भाई। क्या किया अपन ने, सबसे पहले फैक्ट इकट्ठे किए, उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन ली, डाटा कलेक्शन किया, डाटा कलेक्शन किया तो वहां का पता चल गया कि वहां किस चीज की दिक्कत है, ठीक है। तो उस सिचुएशन का अपने को पता चल गया और उस सिचुएशन से अपन क्या कर लेंगे, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, समस्या का एनालिसिस कर लेंगे। किससे, सिचुएशन का पता लग गया, अब उससे क्या पता लग जाएगा, वहां क्या प्रॉब्लम है उसका पता लग जाएगा, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछेगा सीधा ही, क्या कलेक्शन ऑफ फैक्ट, इसमें से ये ऐसे दे देगा कि कौन सा प्रथम स्टेप है, ठीक है। तो उसमें ऐसा दिया होगा डिटर्मिनेशन ऑफ सिचुएशन, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। अब आगे अपन देखेंगे वो उसमें से एक ऑप्शन ऐसे देगा। तो अपने को ध्यान रखना है कि सीधा सिचुएशन पे नहीं जाना और सीधा समस्या पे नहीं जाना, बिना फैक्ट के बिना डाटा के अपन कैसे कह सकते हैं कि यहाँ कैसी प्रॉब्लम है, यहाँ की कैसी सिचुएशन है, ठीक है। तो किसके बेसिस पे कहेंगे, डाटा के बेसिस पे कहेंगे। तो सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, फैक्ट या डाटा होना चाहिए। तो डाटा का कलेक्शन करेंगे, फैक्ट का कलेक्शन करेंगे। तो ऑप्शन बी पहला अगर पूछेगा तो अपन किसको कह देंगे कि कलेक्शन कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, किसको, उसके फैक्ट इकट्ठा कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्ट्स को इकट्ठा करेंगे। वहां कंफ्यूजन होगे पक्का, अगर आपको ऑप्शन देगा तो आप इसको नहीं करोगे, आप कहां सिचुएशन में प्रॉब्लम में उलझोगे, ठीक है। पर अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले बिना डाटा के फैक्ट के अपन ये नहीं कह सकते कि यहाँ की स्थिति कैसी है और यहाँ की समस्या कैसी है। तो स्थिति और समस्या का पता जब लगेगा जब वहां का अपन फैक्ट चेक करेंगे, वहां का डाटा देखेंगे, समझ आ गई बात। अब उसके बाद में क्या करेंगे, चौथा स्टेप है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब जो अपन ने प्रॉब्लम देखी थी, अब उनके लिए अपन क्या बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे कि इन प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाएगा। तो डिटर्मिनेशन किसका करेंगे, ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और कैलेंडर ऑफ वर्क बनाएंगे, ठीक है। ये अपन ने देखा, ये प्लान ऑफ वर्क, कैलेंडर ऑफ वर्क क्या था, ठीक है। उसके बाद में उसका क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, उसके बाद में उसका इवेल्युएशन करेंगे, और उसके बाद में 8वां यहां लिखना, रिकंसिडरेशन करेंगे। रिकंसिडरेशन, हाँ, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स है, हाँ दोनों की है, हाँ अब बताऊंगा ना, थोड़ा सा वेट करो, बस इसको लिख लो एक बार। प्लान ऑफ वर्क डेवलपमेंट करना किसका भाग है, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग का भाग है, ठीक है।
लिख लिया। अब एक बार समझो इसको। एक तो क्या कंफ्यूजन होगी, इसमें कंफ्यूजन होगी कि फर्स्ट स्टेप कौन है। तो फर्स्ट स्टेप अपने को याद रखना है क्या है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। और एक कंफ्यूजन यहां होगी कि लास्ट स्टेप ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, रिकंसिडरेशन। वहां अपने को इवेल्युएशन देख के अपने को लगेगा कि इवेल्युएशन बाद में करते हैं, इसलिए वहां अपना ध्यान रिकंसिडरेशन पे नहीं जाएगा, अपना ध्यान जाना चाहिए किसके ऊपर, रिकंसिडरेशन पे। ये दो तो क्वेश्चन है ऐसे के ऐसे सीधे, इनको ध्यान कर लो इनकी। लास्ट पूछे तो क्या करेंगे, रिकंसिडरेशन करेंगे। पहला पूछे तो क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ फैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो तो ये अपने को ध्यान में रखना है। अब देखो इसमें किया क्या, मैंने बोला कि इसके अंदर दो तो स्टेजेस है। ठीक है, और इन दो स्टेजेस की में 8 स्टेप है। तो दो स्टेज मैंने क्या बताई, प्रोग्राम डिटर्मिनेशन और एक क्या बताई, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो इसके अंदर अपने को पूछे कि निम्न में से कौन सी प्रोग्राम डिटर्मिनेशन की स्टेज नहीं है। ठीक है, तो अपने को एक उठा के इधर से दे देगा। अपने को पता है कि कौन कौन सी है, कलेक्शन ऑफ फैक्ट इसकी है, डिटर्मिनेशन ऑफ सिचुएशन इसकी है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम इसकी है, और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। 4 तो है प्रोग्राम डिटर्मिनेशन की, और 4 किसकी है, प्रोग्राम है इंप्लीमेंटेशन की। तो एक अपने को ध्यान रखना है कि 2 स्टेजेस में 8 स्टेप में पूरी होती है। 2 स्टेज पूरी करने के लिए कितने लगते हैं, 8 स्टेप लगते हैं। 8 स्टेप में 4 इसके पास आ गए और 4 इसके पास आ गए। तो 4 में अपने को पता है सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्ट को इकट्ठा करते हैं। उस फैक्ट से अपने को क्या पता लगता है, वहां की स्थिति के बारे में पता लगता है, और वहां की स्थिति से वहां की समस्याओं के बारे में पता लगता है, और उन समस्याओं का समाधान अपन किस में खोजते हैं, उद्देश्यों में। उनके लिए अपन इनके लिए क्या बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, एफर्ट क्या क्या करेंगे कि ये समस्याएं खत्म हो जाएं। ठीक है, उसके बाद में अब इंप्लीमेंटेशन स्टेज आएगी तो अपन क्या करेंगे, प्लान ऑफ वर्क बनाएंगे, कैलेंडर ऑफ वर्क बनाएंगे, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे और रिकंसिडरेशन। तो आपको चलेगा कि प्रोग्राम डिटर्मिनेशन स्टेज में कौन सी स्टेप नहीं आती। ठीक है, तो अपने को ये दोनों का ध्यान रखना है कि कौन सी डिटर्मिनेशन की है और कौन सी इंप्लीमेंटेशन की है। 2 स्टेजेस 8 स्टेप। एक तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने स्टेप में कंप्लीट होती है एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, तो अपन कहेंगे 8 में। कितनी स्टेजेस में कंप्लीट होती है, तो कहेंगे 2 में। 2 स्टेजेस में 8 स्टेप लगते हैं 2 स्टेज को कंप्लीट करने में, और वो अपन ने देख लिया कि कौन कौन से 8 है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, कलेक्शन ऑफ फैक्ट, सिचुएशन स्थिति का पता चल गया, समस्या का पता चल गया, एफर्ट्स का पता चल गया कि क्या क्या एफर्ट करने हैं इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है, समस्या क्या होती है, समस्या एक ऐसी स्थिति है जिससे अपन बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, उस स्थिति में अपन रहना नहीं चाहते, जिस स्थिति से अपन बाहर निकलना चाहते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, समस्या बोलते हैं। तो इसके लिए अपन इस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे, एफर्ट करेंगे। एफर्ट को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अपन ने एफर्ट बनाए कि इस स्थिति जो प्रॉब्लम वाली स्थिति है इससे अपन बाहर निकल पाए, और उसके लिए अपन ने क्या बनाया, प्लान ऑफ वर्क बनाया और कैलेंडर ऑफ वर्क बनाया। प्लान ऑफ वर्क में अपने को किसकी जानकारी मिली, 5 W और 1 H की जानकारी मिली। ठीक है, कैलेंडर ऑफ वर्क में अपने को किसकी जानकारी मिली, 5 W और 1 H के अलावा समय की भी जानकारी मिली। तो ऊपर ने कैलेंडर ऑफ वर्क बना लिया। किसके लिए बनाते हैं प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ वर्क, कि एफिशिएंसी से अपन जो अपन ने बनाया अब उसको एक्टिविटीज को अपन क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। और उसके बाद अपन क्या करेंगे, मॉनिटरिंग और कंट्रोल करेंगे, फिर उसका इवेल्युएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और रिकंसिडरेशन करेंगे। अब मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन में क्या अंतर होता है भाई, हाँ क्या करते हैं कंट्रोल में, देखो ध्यान रखना भाई, मॉनिटरिंग होगी वो हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो लगातार चलती है।
ठीक है। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन में ये अंतर है कि मॉनिटरिंग हमेशा क्या होगी, लगातार होने वाली प्रोसेस है। जैसे मैं यहाँ हूं और मैं लगातार आप सबको नोट कर रहा हूं कि कौन कैसे पढ़ रहा है, कोई कौन कितना सीरियस होकर बातों को सुन रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, आपकी मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैंने जैसे ये क्लास खत्म हुई और मैंने आपको 10 क्वेश्चन देके और इसी के बारे में 10 क्वेश्चन दे दिए और आपसे पूछ लिया कि ये 10 क्वेश्चन के उत्तर बता दो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, आपका इवेल्युएशन कर रहा हूं, मॉनिटरिंग नहीं कर रहा। मॉनिटरिंग कैसे कर रहा था, मैं यहाँ खड़ा था देख रहा था, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग हमेशा कैसे होगी, लगातार होगी। इवेल्युएशन हमेशा कब होगा, जब वो काम खत्म हो जाएगा उसके बाद इवेल्युएशन होगा। अब इवेल्युएशन अपन ने कर लिया, जब ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन स्टेज में आया, जब इसका इवेल्युएशन किया, मूल्यांकन किया कि ये सही है, कि पास हुआ है, कि फेल हुआ है प्रोग्राम, तो उसके बाद में अपने को कुछ चीजें पता चली कि इनकी वजह से खराब हुआ, इनकी वजह से ये चीजें इसमें अच्छी रही, ये चीजें इसमें बुरी रही, तो वो अपन कहाँ कंसिडर करेंगे, जो फीडबैक वाला पार्ट आता है वो किस में आता है, रिकंसिडरेशन में, कि इसको दोबारा कंसिडर करेंगे और ये चीज ठीक है, इसको कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अपने को ध्यान रखना है कि लास्ट स्टेप कौन सा है, इवेल्युएशन नहीं है, कौन सा है, कौन सा है, रिकंसिडरेशन। याद रखना है, पक्का क्वेश्चन। यहां इवेल्युएशन देख के और तुम पिघल जाओगे कि इवेल्युएशन कर दे, मूल्यांकन नहीं करना है। लास्ट में मूल्यांकन करने के बाद में और उसको वापस देखना भी है, मूल्यांकन के किस किस क्या क्या कमियां रह गई, तो वो कमियां रिकंसिडरेशन में देखी जाएंगी। ठीक है। तो कमियां देखनी है, सिर्फ मूल्यांकन नहीं करना। ठीक है। तो कमियां सुधारने की कोशिश इसमें रिकंसिडरेशन में की जाती है। तो ये याद रख लोगे। इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो यही क्वेश्चन है। मॉनिटरिंग में लिख लो, कंटिन्यूअस, लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया। अब जैसे ये 2018 का क्वेश्चन बता रहा है कि प्लान ऑफ वर्क डेवलप करना किसका भाग है। ठीक है। तो अगर अपने को ऑप्शन में एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग दिया हो तब तो वो करेंगे, और अगर डिटर्मिनेशन और इंप्लीमेंटेशन दे दे स्टेज, तो अपन क्या करेंगे, इंप्लीमेंटेशन। समझ गया की बात। मॉनिटरिंग में लिख लो और इवेल्युएशन में लिख लो एक एक बात, दोनों में अंतर थोड़ा समझ में आ जाए कि मॉनिटरिंग का मतलब क्या है और इवेल्युएशन का मतलब क्या है। बोल तो दिया। मॉनिटरिंग लगातार और सतत प्रक्रिया है, लगातार प्रक्रिया है। ठीक है। और मूल्यांकन या इवेल्युएशन होने ज्वाइन किया तो होने देख ले, दोबारा उसमें आ जाएगी तब देख लेना। क्या एक एक को बता दिया ना। अब लिखाओ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। अपने को जो क्वेश्चन आएगा इसमें तुमको ऐसे नहीं पूछेगा कि एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम का मतलब क्या है। ये अपने को पता चल रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या है, समस्या क्या क्या कर रहे हैं अपन, एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ सिचुएशन और एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, ये स्टेप्स है, स्टेप की तरह याद रखो। जहां बताने वाली चीज थी ये प्लान ऑफ वर्क और कैलेंडर ऑफ वर्क मैंने बता दिए, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन बता दिया। रिकंसिडरेशन में ऐसे लिख सकते हो कि जो कमियां रही, जो अपन ने इवेल्युएशन में मूल्यांकन में जो कमियां देखी गई, मूल्यांकन में, रिकंसिडरेशन में लिख लो। मूल्यांकन लिखवा दो। तो मूल्यांकन सतत प्रक्रिया नहीं है, एक तो ये दिखना है। और ये क्या कब करते हैं, जनरली काम पूरा होने के बाद करी जाती है, कार्य समाप्त होने के बाद की जाती है।
अब ये अलग अलग प्रकार की है, पर जनरली अपन प्रोग्राम में इसको ऐसे ही काम में लेते हैं। वैसे मूल्यांकन अलग अलग प्रकार का होता है। मूल्यांकन स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है, जैसे आप कोई ट्रेनिंग ले रहे हो, ट्रेनिंग में पहले दिन गए तो पहले दिन जाके आपका देख लिया कि आपको कितना नॉलेज है, तो वो मूल्यांकन आपका पहले दिन भी किया जा सकता है। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद भी आपका मूल्यांकन किया जा सकता है। किसके लिए? कि ये मिलाया जा सके कि पहले दिन आए थे तब कितना जानते थे और ट्रेनिंग से तुम्हारे कितना फर्क पड़ा है। तो इवेल्युएशन ऐसे चल सकता है। ठीक है, अब इसमें लिख लो रिकंसिडरेशन में मूल्यांकन में जो कमियां देखी गई, मूल्यांकन में जो कमियां देखी गई उन पर पुनः विचार करना, पुनः विचार करते हैं। किस स्टेज में? रिकंसिडरेशन में पुनः विचार करते हैं। चलेगी? लिख लिया? ये समझ में आ गया? इसमें क्वेश्चन इतने ही बनेंगे भैया। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में ये पूछेगा आपको, और इसमें ये बस ये ध्यान रखना, ये सर्किल दिमाग में आ जाना चाहिए एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग नाम आते ही। ठीक है, क्वेश्चन इसमें से आता है पक्का। ठीक है, प्री पीजी में तो फेवरेट क्वेश्चन है इसमें से। डब्ल्यू 2018 में वो आया बता रहे, तो क्वेश्चन इसमें से एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग में से आएगा, तो ध्यान से देखना इसको। ठीक है, चलो इसके बाद में अपन चलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग कंप्लीट कर लिया है, अपन क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा भाई, है ना। एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग अपन ने देख लिया, अभी अपन देख रहे हैं, हाँ कंप्लीट हो गया। अब इसी में मतलब एक्सटेंशन प्रोग्राम वाले में ही लिख लेना ये आगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अपन ने पहले देखा था प्रोग्राम क्या होता है, बड़ा होता है, प्रोजेक्ट उसी में से प्रोग्राम में आगे से आगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट चलते हैं। तो प्रोजेक्ट में अपने ऐसे याद रखना कि इसके अंदर क्या होता है, स्टेटमेंट तो होता ही है, वो सेम एक्सटेंशन प्रोग्राम तो होता ही होता है, स्टेटमेंट ऑफ सोप्स ये तो होंगे ही होंगे। ठीक है, इसके साथ में क्या जुड़ जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा, और एक टाइम फिक्स हो जाएगा, टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा, फिक्स्ड टाइम पीरियड। सर कितनी क्लास में सिलेबस कितनी बार पूछ लिया तो रामलाल है। रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन बार बार उसी को रिपीट कर रहे हैं, होगा तब पता लग जाएगा। कितनी क्लास हो गई अपनी? 40। हाँ 30 क्लास होगी। 30 क्लास तो कहां होगी? हाँ 26।
अभी 3 दिन 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे, मतलब 6 से 8 क्लास में हो जाएगा सिलेबस। हाँ क्या हुआ? संडे को, संडे को ले लेंगे। इस हफ्ते में मैं भी सोच रहा हूँ कि आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। मैराथन इतनी एक्सटेंशन नहीं पढ़ी जाती, न पढ़ाई जाती। ठीक है, अब ये लिख लिया। इसमें क्या देखा था अपन ने कि प्रोग्राम में क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ सिचुएशन, ऑब्जेक्टिव, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन होता है। इसके साथ साथ में इसमें क्या हो जाएगा, रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर कैरेक्टर पूछे प्रोजेक्ट का तो अपन क्या कहेंगे कि प्रोग्राम से अलग कैसे है कि इसके अंदर सारी चीजें होंगी वो फिक्स होंगी। टाइम पीरियड भी क्या होगा, फिक्स टाइम पीरियड होगा। और इसके अंदर हर काम के लिए रिसोर्स एलोकेशन हो जाएगा। और ये सब यूनिट ऑफ प्रोग्राम कह सकते हैं इसको, ठीक है। यानी प्रोजेक्ट मिलके क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। रिसोर्स एलोकेशन का मतलब इसमें सारी चीजें आ जाएंगी कि भाई अगर रोड बनानी है तो मजदूर मिल जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, बजरी रोड़ी, ठीक है, मशीन, वो सारी चीजें रिसोर्स ही हैं, ठीक है। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। इसका डेफिनेशन अपन ने देखा। इसके बाद में अपन इसमें देखते हैं कि इसकी एक साइकिल होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, वो देख लो अपने। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल, इको स्टार्ट हो गई ना तुम्हारी, इकोनॉमिक्स कितनी क्लास हो गई? मार्केटिंग कंप्लीट हो गया, बढ़िया। हाँ 2 घंटे सिर्फ मार्केटिंग पढ़ा है ना, बढ़िया। सर पढ़ा रहे हैं ना, बढ़िया अर्जुन सर अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ क्या स्टेटिक्स, स्टेटिक्स तुमको ऐसे ही आती है। चलो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल में अपने को ध्यान रखना है कि एक तो ऐसे सीधा देगा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल की स्टेजेस अपने को ध्यान रखने हैं। तो पहले तो इसकी स्टेजेस लिख लो भाई, फिर इसको समझते हैं। आइडेंटिफिकेशन, फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन, उसके बाद में होता है भाई अप्रेजल, उसके बाद में अप्रेजल के बाद में इंप्लीमेंटेशन, उसके बाद में उसका करेंगे अपन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, और उसके बाद में इवेल्युएशन। ठीक है, ऐसे पूछेगा प्रोजेक्ट जो साइकिल होती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल पीएमसी बोलते हैं इसको। इसके अंदर कितने स्टेजेस स्टेप्स होते हैं, तो अपन क्या कहेंगे, 6। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नंबर ही ध्यान में रखना है, कितने हैं, 6। ठीक है, इसके बाद में अपन इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, एक बार नोट कर लो।
देखो भाई क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, नाम लिखा है अपन ने आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे कि पहले एरिया जो जहां उस प्रोजेक्ट का लगाना है, उस प्रोजेक्ट का एरिया जो सर्विलेंस होगा, एरिया जो निर्धारित होता है वो किस में होता है, आइडेंटिफिकेशन में। का अपन कहां इस प्रोजेक्ट की जरूरत है, उस एरिया का जो मार्किंग करेंगे वो किसमें करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में, कि प्रोजेक्ट कहां लगाना है, प्रोजेक्ट कहां चालू करना है। जैसे मेट्रो प्रोजेक्ट है तो उसके लिए अपन ने आइडेंटिफाई किया कि एक ऐसी सिटी होनी चाहिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग हो, तो उसके लिए उनका आना जाना सही हो जाए, उसके लिए अपन ने क्या बनाया, मेट्रो प्रोजेक्ट। तो उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि वो जगह कौन सी होगी जिसके लिए वो प्रोजेक्ट लगेगा, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में ये स्टेज होता है कि भाई अपन क्या करते हैं, जगह का निर्धारित करते हैं, जगह का निर्धारण। फॉर्मुलेशन के अंदर क्या होता है, उसके लिए बनाने के लिए जो चीजें लगेंगी उसमें अपन देखेंगे कि भाई इसकी फीजिबिलिटी है कि नहीं। अब सिर्फ जगह तो देख ली, बट अब फीजिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि ये इकोनॉमिकली और ये फाइनेंशियली, ये सोशली फीजिबल है कि नहीं। अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगा रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट से वापस कुछ आएगा या नहीं, मतलब ये पैसा अगर 1 करोड़ रुपए लगाए तो 1 करोड़ रुपए वापस मिलेगा कि नहीं। तो उस प्रोजेक्ट का, इसमें ये चीजें कहाँ देखी जाती हैं, फॉर्मुलेशन में देखी जाती है कि वो प्रोजेक्ट फीजिबल है कि नहीं। तो अब हमने तो फॉर्मुलेशन कर लिया, अपनी तरफ से अपन ने देख लिया कि जहां प्रोजेक्ट लगा रहे हैं वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से वापस पैसा आ जाएगा। ये तो अपना एनालिसिस हुआ। अभी अपन ने किसी थर्ड पार्टी को हायर किया और उसको अपन ने कहा कि ये हमने फिजिबिलिटी टेस्ट की है इस प्रोजेक्ट की, और ये हमारे लिए, हमको तो लग रहा है कि फिजिबल है, बट एक बार आप और इसको देख लो। तो ये इवेल्युएशन करता है, थर्ड पार्टी इवेल्युएशन को क्या बोलते हैं, अप्रेजल। कि जो लगा रहा है प्रोजेक्ट, जो शामिल है उस चीज में, उस वो जो प्लानिंग में शामिल है वो अप्रेजल में शामिल नहीं होता। अप्रेजल हमेशा किसके द्वारा किया जाता है, बाहर की जो किसी एजेंसी को हायर करके करवाया जाता है। भाई अपना प्रोजेक्ट है, खुद का बनाया, तो खुद को क्या पता अच्छा लग जाए, उसकी तरफ अपन अट्रैक्ट हो जाए, बट उसका अपन किससे करवा लेंगे, किसी तीसरे बंदे से करवा लेंगे जो उसके प्लानिंग में था ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में जब अप्रेजल हो गया, ओके कह दिया उसने भी कि ठीक है, आपने जो फॉर्मुलेशन किया था वो मैंने भी सही पाया है, अप्रेजल में जब चला गया सही हो गया, तो उसको अपन क्या कर देंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे, प्रोजेक्ट लागू हो जाएगा, सारे अपने फावड़ा लेके आ जाएंगे और काम करने लग जाएंगे। उसके बाद में उनको देख रेख करते रहेंगे कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और उन पे कंट्रोल कर लेंगे कि नहीं कर रहा कोई, तो उसको कह देंगे कि भाई काम कर ले, ठीक है। और उसके बाद में उस प्रोजेक्ट का अपन क्या कर लेंगे, इवेल्युएशन। अब ध्यान ये देना है, यहां इवेल्युएशन क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, बट प्रोग्राम प्लानिंग वाला जो अपन ने देखा था उसके अंदर रिकंसिडरेशन लास्ट में आ रहा था, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। अगर वही ऊपर नाम दिया हो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल पूछ ले अपन से, और अपन को पूछ ले कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का लास्ट स्टेप कौन सा है, तो अपन याद रखना है कि इवेल्युएशन सिर्फ अपन ने प्रोग्राम प्लानिंग के लिए रिकंसिडरेशन किया है। ऑप्शन में इवेल्युएशन के साथ में रिकंसिडरेशन भी दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का दिया है या किसका दिया है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, ये दोनों इसमें इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अप्रेजल, अप्रेजल का किसका स्टेप है, तो अगर अपने को पता है किसका है, किसका भाई, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में ऐसे लिख लो, जगह का निर्धारण, जगह का निर्धारण, जगह का निर्धारण आइडेंटिफिकेशन में। आइडेंटिफिकेशन पहचान करना होता है ना, नाम से पता चला, आइडेंटिफिकेशन पहचान करना। तो जगह की पहचान किस में करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में। फॉर्मुलेशन में लिख लो, फॉर्मुलेशन में लिख लो, एक ही नाम लिख लो बस, फीजिबिलिटी टेस्टिंग, फीजिबिलिटी टेस्टिंग। उपयुक्तता, उपयुक्तता, फीजिबिलिटी टेस्टिंग।
उपयुक्तता जांच। ठीक है, अप्रेजल में लिख लो, तीसरी पार्टी जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, तीसरी पार्टी जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, उसके द्वारा मूल्यांकन करवाना अप्रेजल कहलाता है। तीसरी पार्टी जो प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, उसके द्वारा प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करवाना अप्रेजल कहलाता है। ठीक है, अप्रेजल में अपने को ध्यान रखना है, जो प्रोजेक्ट में शामिल होंगे वो कभी अप्रेजल नहीं करेंगे, हमेशा कौन करेगा? थर्ड पार्टी करेगी। ठीक है, अप्रेजल हमेशा थर्ड पार्टी होता है। इम्प्लीमेंटेशन आपको पता ही है, लागू करना। प्रोजेक्ट अपन ने क्या कर दिया? चालू कर दिया। ठीक है, चालू कर दिया और उसके बाद मॉनिटरिंग अपने को पता है और इवेल्युएशन अपने को पता है। ठीक है, इसमें से नोट करके लिख लेना, लास्ट स्टेप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल इज इवेल्युएशन। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल का आखिरी स्टेप मूल्यांकन है। क्या स्टेप है? ठीक है, अब ये अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन कल पढ़ेंगे टॉपिक। अब अपन ने प्रोग्राम प्लानिंग कंप्लीट हो गया। अभी अपन एक जो लिखा हुआ उसमें पीआरए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, अलग से लिख लेना भैया ना, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अपन सिर्फ इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अपन इसमें बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, कल पढ़ेंगे। पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, नाम से पता चल रहा है पार्टिसिपेटरी मतलब क्या हो गया? पार्टिसिपेशन हो रहा है किसका? रूरल और अप्रेजल। अप्रेजल अभी बताया, अप्रेजल का मतलब क्या है? थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कौन? अपन किसी गांव में गए और उस गांव में अपन जाके वहां का मूल्यांकन कर रहे हैं कि इस गांव में क्या है, इस गांव में कहाँ नल है, कहाँ इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं है, कहाँ स्कूल है, वो अपन बाहर से जाके उनकी सहायता से, पार्टिसिपेटरी नाम है, अपन बाहर से गए, अब वो गांव वाले उनकी सहायता से और वहां का अपन क्या कर रहे हैं? मूल्यांकन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अगर वर्ड पता होगा तो अपने को लगभग अंदाजा चीजों का लगने लग जाएगा कि इसका मतलब अपने को पता है, तो अपन आगे अपने आप अपनी चीजें सुलझती जाएंगी। अप्रेजल अपने को पता चला तो इससे समझ में आ गया कि एक तो इसके अंदर कौन है? आउटसाइडर है, और एक इसके अंदर कौन है? इनसाइडर है। इन दोनों के पार्टिसिपेशन से जो अप्रेजल हो रहा है उसको अपन ने क्या बोल दिया? पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। अब ये अलग अलग टाइप का हो सकता है कि इसको बांट दिया कि पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल जगह के हिसाब से हो सकता है, टाइम के हिसाब से हो सकता है, मतलब स्पेस और टाइम, और अपन कह सकते हैं आगे के डायग्राम बेसिस भी हो सकता है, जैसे वेन डायग्राम वो बनाए अपन। ठीक है, तो ये पीआरए अपन कल पढ़ेंगे। पीआरए के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स है वो पढ़ेंगे। पीआरए आपके सिलेबस में लिखा हुआ है तो आपको पढ़ना है। ठीक है, चलो थैंक यू। अरे होगी शायरी, याद नहीं करके वो बोल गया है? आती नहीं यार मेरे को, नहीं आती तो शायरी। हाँ, मोबाइल में अब अच्छी नहीं होगी, ये पता नहीं हो चलेगा। हाँ, अरे बंजर है।